हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इस पहले चैप्टर का ये हमारा 10th लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट नियम पर डिस्कस करेंगे, जो है हमारा व्युत्क्रम अनुपात का नियम, दूसरा है हमारा गैलुफ-शेक का नियम और तीसरा है हमारा अवोगाद्रो का नियम। इन तीनों नियम को आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैंने आपको इससे पहले जो हमने देखा था, मतलब ये तो 10th लेक्चर है, 9th लेक्चर में हमने बताया था रासायनिक संयोग के नियम 6 होते हैं, जिसमें से 3 हमने पहले 9th लेक्चर में करा दिया है। 3 जो ये बचे हुए नियम है इसको हम 10th लेक्चर में करा रहे हैं। तो चलिए जी, अब हम इनको जान लेते हैं और आसानी तरीके से हम आपको सिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। देखिए कैसे आपको याद होता है। चलिए जी, रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं चैप्टर 1 हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें पहला हमारा अपना चौथा नियम को पढ़ना है, जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। अब व्युत्क्रम अनुपात का नियम क्या होता है समझिएगा। यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा हुआ है, पहले सुन लीजिए कि जब 2 अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं, क्या करते हैं, संयोग करते हैं, तो वे आपस में भी इसी भारात्मक अनुपात में या गुणित अनुपात में संयोग करते हैं। ये इसका नियम है जी। मैं जानता हूं कि आपको याद नहीं हुआ होगा, ऐसे थोड़ी ना याद होगा, मैं भी जानता हूं। तो चलिए अब हम आपको याद भी कराते हैं कि कैसे आपको याद करेंगे। तो याद आपका होगा किससे, आपको हम एग्जाम्पल एक समझाएंगे, उसके बाद आपको ये नियम भी याद हो जाएगा। 100% मैं कह रहा हूं, वीडियो को अंत तक बने रहेंगे। तीनों नियम हम समझाकर पूरा याद कराएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए तो देखिए, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हम एग्जाम्पल किसका लेंगे तो समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है, देखिए हम 3 एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। सबसे पहले 3 यहाँ पे परमाणु ले लेते हैं। 3 तत्व लेंगे, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 हम ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम ये कहें कि देखिए 2 हमने तत्व लिए, एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन हमने लिया। तो जब 2 अलग अलग तत्वों को, ये अलग अलग तत्व एक नहीं, एक हाइड्रोजन है एक ऑक्सीजन है, तो जब दो अलग अलग तत्वों को किसी तीसरे तत्व, मान लेते हैं कार्बन एक तीसरा तत्व है, तो किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग करेंगे। संयोग मतलब जोड़ेंगे जी। जैसे अगर हम यहाँ पे कहें तो मान लेते हैं सपोज डेट कि ये जो हमारा, ऐसा मान लेते हैं कि ये जो हमारा है हाइड्रोजन, ये कार्बन से क्रिया करेगा। तो हाइड्रोजन यदि कार्बन से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये CH4 बना सकता है। हाइड्रोजन यदि हाइड्रोजन कार्बन से क्रिया करेगा तो CH4 बना देगा, मीथेन बना देगा, ठीक है ना। और यदि मैं आपसे कहूं कि ये ऑक्सीजन अगर कार्बन से क्रिया कर लेता है तो ये क्या बना सकते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इनका भारात्मक अनुपात निकालें, तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12 होता है। कार्बन का कितना परमाणु भार होता है जी, 12 होता है। और हाइड्रोजन का यहाँ पे अगर हम देखें इनका अनुपात, देखिए, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की संख्या 1, इसके कितना परमाणु भार 1 होता है, और 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे, तो ये 12 आ गया, 12 अनुपात ये 4 आ जाएगा। तो अगर हम इनको काटेंगे तो कैसे कटेंगे जी, अगर हम इनको काटते हैं तो देखिए 4 एकम में 4 और 4 तिया 12, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो 3 संबंधी 2 का अनुपात यहाँ पे आ रहा है। कितने का अनुपात आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो 3:1 का यहाँ पे आ रहा है, 3:1। तो ये सरल अनुपात है कि नहीं। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि हाइड्रोजन है कार्बन से क्रिया करता है तो CH4 बनाता है। अगर हम इनका अनुपात निकालते हैं तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, मतलब परमाणु भार तो 12 लिख लिए। हाइड्रोजन का 1 होता है पर 4 संख्या है तो 4 से गुणा करा देंगे तो 4 हो गया, मतलब 12 संबंधी क्या हो गया हमारा 4 हो गया। तो अगर हम इनको काट देते हैं, 4 एकम में 4 और 4 तिया 12, तो 3 अनुपात कितना 1 का आया। अगर हम इसका भी अनुपात निकाल कर देखें तो कार्बन का कितना होता है जी, कार्बन का परमाणु भार 12 होता है और ऑक्सीजन का कितना 16 होता है, परंतु 2 मात्रा में है तो 2 से हम गुणा करा देंगे तो ये 12 हो गया
और ये कितना हो जाएगा 32, 16 दूना 32 हो जाएगा। अब इसको अगर हम काटें तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 4 अठे 32, मतलब इसका अगर अनुपात हम देखें तो 3:8 आ गया है, 3:8 आ गया। तो यहाँ पे हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ संयोग, तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं, यहाँ पे समझिएगा, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में ये क्या करते हैं, संयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे भारात्मक अनुपात कितना है, 3:1 का अनुपात है। तो जिस भारात्मक अनुपात में ये संयोग किए हुए हैं, इनका भारात्मक अनुपात इतना है, उसी भारात्मक अनुपात में ये दोनों आपस में भी संयोग करेंगे, उसी भारात्मक अनुपात में ये दोनों भी आपस में भी क्रिया करेंगे। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में क्रिया करेंगे तो H2O बनेगा। अब इसका अगर हम निकालें तो हाइड्रोजन का कितना होता है जी, हाइड्रोजन की एक परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु भार, 2 संख्या है तो 2 से गुणा करा देंगे। अगर हम इसका अनुपात निकालें, ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 एकम में 2 और इसका 16 हो गया, तो 2 एकम में 2 और 2 8 16, मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा, 1:8। तो ये हमारा 1:8 आ गया। तो देख लीजिए हमने आपको क्या समझाने की कोशिश किया था, ये आप समझिएगा। सबसे पहली बात देखिए, हमने आपको ये कहने की कोशिश किया था कि जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, तो वे आपस में भी उसी भारात्मक अनुपात में संयोग करेंगे या उसके गुणित अनुपात में संयोग करेंगे, मतलब गुणा करके संयोग करेंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो समझिएगा, जैसे कि हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हैं तो CH4 बना है, इसका भारात्मक अनुपात हमने निकाला 3:1। 3 किसका है, तो 3 है हमारा कार्बन का और 1 किसका है, हाइड्रोजन का। मतलब कार्बन का यहाँ पे कितना निकला, 3 निकला है, और हाइड्रोजन का कितना निकला है, तो हाइड्रोजन का 1 निकला है भारात्मक अनुपात। यहां पर अगर देखें तो कार्बन का यहां पे देखिए 3 ही निकला है कि नहीं, कार्बन का 3 ही निकला है, और ऑक्सीजन का कितना निकला है, ऑक्सीजन का 8 निकला है, तो ऑक्सीजन का 8 निकला है, यही नहीं निकले हैं जी। तो हम यही कह रहे हैं कि जब दो अलग अलग तत्व आपस में किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करेंगे, वे दोनों आपस में भी उसी भारात्मक अनुपात में संयोग करेंगे। तो यदि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन भी जुड़े हैं तो इनका भारात्मक अनुपात 1:8 है कि नहीं, तो 1 किसका है, हाइड्रोजन का है ना, 8 किसका है, ऑक्सीजन का। तो देख लीजिए, प्रूफ भी है कि 1 देखिए हाइड्रोजन का 1 है कि नहीं भारात्मक अनुपात, ऑक्सीजन का 8 है कि नहीं है, तो उसी भारात्मक अनुपात में ये आपस में भी संयोग करेंगे। समझ रहे हैं, जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं, संयोग मतलब जुड़ना, संयोग करते हैं, तो वे आपस में भी उसी भारात्मक अनुपात में संयोग करेंगे। यही तो नियम है, 1-2 बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। जब दो अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ जिस भारात्मक अनुपात में संयोग करते हैं, तो वे आपस में भी उसी भारात्मक अनुपात में या उसके गुणित अनुपात में संयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब गुणा के रूप में भी हो सकता है ये, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 दूना 16 भी हो सकता है, तो गुणित अनुपात में भी संयोग हो सकता है। मतलब सिंपल सा, आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 1-2 बार अगर नहीं समझ में आया पीछे ले जाइए, वीडियो समझिएगा, सीखने का प्रयास कीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दूसरा जो आता है जो है गैलुसेक का नियम, ठीक है ना। अब गैलुसेक का नियम क्या है समझिएगा। यहाँ पे कह रहा है स्थिर ताप व दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद का आयतन आपस में एक सरल अनुपात में होते हैं।
मतलब यहाँ पे कह रहा है कि स्थिर ताप व दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया के अभिकारक, देखिए यहाँ पे कौन सा अभिक्रिया लिया गया है, किसी गैसीय अभिक्रिया का जो अभिकारक है और वह उत्पाद का जो आयतन होगा ना वो आपस में एक सरल अनुपात में होंगे। इसका मतलब आप समझे, जैसे इसका मतलब ये है ना, इसका मतलब ये है, एग्जाम्पल से अगर हम आपको समझाएं तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि हमारा यहाँ पर H2 ले लिए और H2 गैसीय अवस्था में है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन गैस अवस्था में है और इसको हमने Cl2 से क्रिया करा दिया। तो Cl2 क्लोरीन क्या है, क्लोरीन भी गैसीय अवस्था में है। तो जब दो मतलब यहाँ पे ये दो आपस में क्रिया करेंगे, जब दो गैस आपस में क्रिया करेंगे हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये दोनों क्या बनाएंगे, 2HCl का निर्माण करते हैं और ये भी क्या है, गैसीय है, गैस रूप में है। तो यहाँ पे हम आपको क्या समझाना चाहेंगे, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका मतलब ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये एक गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय अभिक्रिया है। अभिक्रिया से पहले ये जो प्रोडक्ट है ना इसे हम अभिकारक कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दे रहा हूं, इसे हम अभिकारक कहते हैं। अगर आपको याद हो तो मैं आपको बता दूं, इसे अभिकारक कहते हैं और जो इधर वाला जो हमें प्रोडक्ट मिलता है इसे हम उत्पाद कहते हैं, ठीक है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि स्थिर ताप और दाब पर, मतलब STP पर, STP, ठीक है ना। तो STP मतलब क्या है, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का यह आयतन, अभिकारक और उत्पाद का आयतन आपस में सरल गुणित अनुपात में, सरल अनुपात में होते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है कि नहीं, यहाँ पे तो हाइड्रोजन मान लेते हैं, यहाँ पे इसका कितना अगर पूछ लिया कोई कितना है हाइड्रोजन, तो मान लेते हैं हम 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है ना। ऐसे ही क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन भी आगे कुछ नहीं है तो 1 मोल है, तो मान लेते हैं क्लोरीन 1 मोल यहाँ पे है, क्लोरीन की मात्रा क्या है, 1 मोल है। इसके आगे देखिए 2 है ना, तो इसका मतलब HCl जो बना है ये 2 मोल मान लेते हैं, ये है जी 2 मोल का मतलब, यहाँ पे मोल का मतलब क्या है कि इसका जो आयतन है, आयतन क्या है, आयतन इसका कितना है, 1 आयतन है, इसका भी आयतन कितना है, क्लोरीन का आयतन 1 है और यहाँ पे HCl है, इसका 2 मोल है, इसका मतलब 2 मोल का मतलब 2 आयतन है। आयतन मतलब पदार्थों की मात्रा जो मिलती है वही ना आयतन है जी। पदार्थ जितने आकार में फैले होते हैं वो सब उसका आयतन ही होगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि अगर हम इन, देखिए इसका हाइड्रोजन का आयतन 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, मतलब अभिकारक का आयतन, इधर उत्पाद का आयतन। तो अगर हम इन सभी का आयतन निकालें, H2 का प्लस Cl2 का और HCl का, यदि हम आयतन निकाल लेते हैं तो क्या निकलेगा, इसका आयतन हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का कितना है, तो क्लोरीन का 1 है और HCl का कितना है, 2 है। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हम यही कह रहे हैं कि ये एक क्या है, स्थिर अनुपात है कि नहीं है, ये एक स्थिर मतलब सरल अनुपात में है कि नहीं है। कोई भी दशमलव में नहीं ना है जी, दशमलव में ना हो तो उसी को सरल अनुपात कहते हैं। ये कोई भी दशमलव में नहीं है, पूर्ण अंक में है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, सरल अनुपात इसको हम कहेंगे। तो ये क्या है, सरल अनुपात में है, सरल अनुपात। तो हम यही कह रहे हैं कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का आयतन, उत्पाद का आयतन आपस में सरल अनुपात में होते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद का आयतन, किसी स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया
के अभिकारक और उत्पाद का जो आयतन होता है, आयतन आपस में, ये आपस में तीनों आपस में सरल अनुपात में होते हैं। देख सकते हैं ये सरल अनुपात में है। तो यही तो हम बात कह रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं याद हो गया होगा। ठीक है ना, एक बार और सुन लीजिए। स्थिर ताप व दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया के अभिकारक और उत्पाद का आयतन आपस में सरल अनुपात में होते हैं। तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और HCl का अनुपात कितना है? 1:1 कितना है? 1:1:2 का है। तो ये है जी आपका। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है जो है अंतिम और छठा हमारा ये इंपॉर्टेंट नियम जो है अवोगाद्रो का नियम। अवोगाद्रो का नियम क्या होता है समझिएगा। सामान्य ताप और दाब पर, वही है हमारा स्थिर ताप और दाब पर क्या होता है? स्थिर ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान मतलब यदि आयतन होंगे ना तो उतने ही क्या होंगे? अणुओं की भी संख्या होगी। जैसे इसका भी एग्जाम्पल अगर हम कहें तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि अभी हमने दिया था H2 हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में है, और फिर से Cl2 हमने ले लिया, ये भी गैसीय अवस्था में है। तो जब दो गैस आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे? 2HCl का निर्माण करते हैं, वो भी गैसीय रूप में। तो ये हमारा क्या हो गया? गैसीय अभिक्रिया हो गया। गैसीय अभिक्रिया हो गया कि नहीं? अगर हम इन सभी गैसों का सपोज डेट ऐसे देखें तो इसमें इसका गैसों का कितना मतलब, यहाँ पे हाइड्रोजन कितनी मात्रा में है? तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो 1 है, तो इसका मतलब 1 मोल यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है। यहाँ पे क्लोरीन पूछे तो आगे 1 है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल क्या है? क्लोरीन है। यहाँ पे आगे देखेंगे 2 है, तो इसका मतलब 2 मोल क्या है? 2 मोल HCl है। ठीक है ना। तो यहाँ पे इन सभी का है इतना है, 1 मोल और 2 मोल। तो अगर हम यहाँ पे अणुओं की संख्या की बात करें, अणुओं की संख्या, तो अणुओं की संख्या की बात करें तो देखिए यहाँ पे हमारा 1 मोल है, इसका मतलब 1 मोल में अणुओं की संख्या मान लेते हैं n अणु हैं। तो यहाँ पे भी 1 मोल है क्लोरीन का, तो इसका मतलब यहाँ पे भी अणुओं की संख्या क्या होगा जी? अणुओं की संख्या n अणु होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। जब एक जगह जब यहाँ पे 1 मोल है तो यहाँ पे अणुओं की संख्या मान ले n मोल है, तो यहाँ पे 2 मोल है, 1 मोल है, तो यहाँ पे भी अणुओं की संख्या n मोल होगा। यहाँ पे 2 मोल है, इसका मतलब 2n अणुओं की संख्या होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे वही बात कहा जा रहा है कि देखिए 1 मोल मतलब क्या है? 1 मोल का आयतन एक ही ना होता है जी। 1 मोल का आयतन एक आयतन होता है, 2 मोल का आयतन 2 मोल होता है, 2 आयतन होता है। अभी हमने पीछे भी देखा हुआ है, 1 मोल का आयतन एक आयतन, 1 मोल का आयतन एक आयतन और 2 मोल का आयतन 2 आयतन होता है। तो उसी प्रकार हम ये कह रहे हैं कि स्थिर ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया का समान आयतन, देखिए इन सभी का समान आयतन है, एक आयतन है इसका एक आयतन है, इसका 2 आयतन है। तो अगर समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है, मतलब कहने का मतलब यदि एक आयतन है तो उसमें अणुओं की संख्या n ही होगा। अगर इसका भी क्लोरीन भले ही कोई अलग गैस है परंतु 1 मोल आयतन इसका है, 1 आयतन है, तो इसमें भी अणुओं की संख्या कितनी होगी? अणुओं की संख्या n ही होगी। अगर 2 मोल है तो इसका मतलब 2 मोल में अणुओं की संख्या कितनी होगी? 2n अणु होंगे। तो मतलब समान आयतन में, समान यदि आयतन हो तो अणुओं की संख्या भी समान होगी। समझ रहे हैं? देखिए जैसे यहाँ पे मोल छोड़कर आयतन भी आप लिख सकते हैं, एक आयतन 2 आयतन। ठीक है ना, अगर कंफ्यूजन हो तो हम यही कह रहे हैं कि समान ताप और दाब पर किसी गैसीय अभिक्रिया में समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी समान होती है। 1 मोल है तो इसमें अणुओं की संख्या n अणु भी होंगे, अधिक किसी में कम, अधिक कम ऐसे नहीं हो सकते। तो मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे।
तो ये था जी हमारा 3 इंपॉर्टेंट नियम जिसको आज के इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ कि आप भी समझ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो इतना तो कर ही सकते हैं। हाँ, एक आवश्यक बात मैं बता दूं, कोई भी टॉपिक है, कोई भी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आपको समझ में नहीं आता है, स्कूल में कोचिंग में आप गए हुए हैं नहीं समझ में आया, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम या ब्रदर सर ओनली लिखकर सर्च कर लीजिएगा। जैसे अवगाद्रो का नियम अगर नहीं समझ में आया तो लिखिएगा अवगाद्रो का नियम ब्रदर सर, इतना लिखकर सर्च करेंगे यूट्यूब पर, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। वहां से आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। हालांकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर और वहाँ से आप ये 10th लेक्चर है, इससे पहले के 9 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो केमिस्ट्री के लिंक पे क्लिक करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। फिजिक्स का भी लिंक है, तो वहाँ से अपनी फिजिक्स की भी पढ़ाई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।